तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज है और 16 फरवरी को ये टेस्ट सीरीज हुआ था, उसी का प्रश्न पत्र है। तो आज हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। तो धूपगढ़ी की चोटी अवस्थित है अरावली पहाड़ी में, मैकाल पठार में, सतपुड़ा की पहाड़ी में, छोटा नागपुर में। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ी में स्थित है धूपगढ़ी चोटी। जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, और इसकी जो ऊंचाई है वो है उसकी ऊंचाई 1350 मीटर। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे एनालिसिस अरावली पहाड़ी को। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। और अरावली के पश्चिम दिशा से ही एक नदी निकलती है, लूनी नदी। और अरावली पर्वत पहाड़ को सबसे पुरानी फोल्डिंग पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी, ब्राह्मणी नदी, लूनी नदी और तुंगभद्रा नदी। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। अब हम लोग जानेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो फ्रेंड, नर्मदा नदी के उत्तर में है सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत, और दक्षिण में है विंध्य पर्वत, और इसी के बीच से गुजरती है नर्मदा नदी। और विभ्रंश घाटी से होते हुए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में जीवन रेखा भी कहते हैं, नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं, और कुंवारी नदी भी नर्मदा नदी को कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? चूलिया जलप्रपात, बिहार, पुनासा और चेन्ना। फ्रेंड, चूलिया जलप्रपात है वो भी राजस्थान में ही है। जो इसका राइट आंसर होगा वो है पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात है जो एमपी में स्थित है, एमपी में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 116 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, मानसी-राव में लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है मेघालय में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तिलहन के लिए, जौ के लिए, जूट के लिए, गन्ना के लिए। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जूट के लिए प्रसिद्ध है, इसी को बोला जाता है पटसन। और धान भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें धान ऑप्शन नहीं है, तो इसी की वजह से इसका आंसर जूट होगा। फ्रेंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट भी होता है, जौ भी होता है, गन्ना भी होता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर बोला जाए तो जूट और धान होता है। और जूट और गन्ना जो है नकदी फसल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में, इनमें से कोई नहीं। तो आपातानी सिंचाई प्रणाली है जो प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी गलत मिलान किया गया? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर ये सही है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ये भी सही है, चंबल परियोजना चंबल नदी पर ये भी सही है, लेकिन अलमाटी बांध कावेरी नदी पे नहीं है, कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कावेरी नदी को। तो कावेरी जल विवाद हमेशा होते रहता है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद होता है। कावेरी नदी ऐसा ही नदी है दक्षिण भारत की जो 12 मास ये नदी बहती रहती है, इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चलता रहता है। फ्रेंड, चंबल नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण
करती है। और चंबल नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, चंबल नदी। फ्रेंड चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी भी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। महाराष्ट्र में, केरल में, पांडुचेरी में, तो दिल्ली में। तो फ्रेंड इसमें राज्य और संघ दोनों शामिल कर लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। अगर सिर्फ राज्य रहता और घनत्व के बारे में पूछता तो राइट आंसर केरल होता, लेकिन राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संबंधित की वजह से दिल्ली हो रहा है। और अगर पूछता कि सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा दिल्ली में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? दामोदर घाटी क्षेत्र, पश्चिमी तट, कृष्णा गोदावरी बेसिन, पूगा घाटी। तो फ्रेंड इसका जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। फ्रेंड पूगा घाटी, पूगा घाटी को तो आपने अक्सर सुना होगा कि लद्दाख में है, भूतापीय ऊर्जा यहाँ से निकलती रहती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण है, ये भी भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन एवं दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा दिल्ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 है, अलांग सोसिया क्या है? जहाज पुनरावर्तन कारखाना, उर्वरक कारखाना प्रौद्योगिकी है, मिसाइल प्रणाली है, रेल इंजन कारखाना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जहाज पुनरावर्तन कारखाना। और यह कहाँ में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में अलांग सोसिया क्या है? तो जहाज पुनरावर्तन कारखाना है और यह गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। वियतनाम का राजधानी कहाँ है? तो नोम पनेह, वियंतियान, बेरूत और हनोई। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वियतनाम की राजधानी तो हनोई होगा। आपने अक्सर नाम सुना होगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। जो नोम पेहन दिया है कंबोडिया की राजधानी है, और कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? रियाल, सोमोनी, पीसो, मनात। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी यानी मनात है, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न, चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहाँ में है? भारत में, भूटान में, नेपाल में और पाकिस्तान में। तो फ्रेंड लैंड ऑफ थंडर बोल्ट है जो भूटान में है। इसके बाद देखेंगे, देखिए नेपाल, नेपाल में अगर बात पूछ दिया जाए कितने प्रांत है, तो नेपाल में 7 प्रांत हैं। और क्वेश्चन नंबर अब 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं है? तो अंग महाजनपद बिहार में स्थित है, बज्जी बिहार में स्थित है, मगध बिहार में स्थित है, मल महाजनपद है जो बिहार में स्थित नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 563 BC में, 583 BC में, 483 BC में, 463 BC में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अगर महात्मा बुद्ध की जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लगभग महात्मा बुद्ध 80 साल तक जिए थे और कुशीनगर में उनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 को। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट जो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी मिला था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे
पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे बाबा पतंजलि। बाबा पतंजलि रहते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है, एहोल प्रशिष्ट की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था, रवि कीर्ति ने किया था, कीर्ति बर्मन ने किया था, इनमें से कोई नहीं किया था। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रवि कीर्ति ने किया था। और रवि कीर्ति जो है किसके दरबार में रहता था? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति रहता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित हुआ किस शैली में निर्मित हुआ था? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसेर शैली में, मथुरा शैली में? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेसेर शैली में कैलाश मंदिर निर्मित हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को कि क्वेश्चन नंबर 21 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 है, बलबन की रक्त और लौह नीति। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था, तो उसको त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है, बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय, शाहजहां के समय, हुमायूं के समय? तो फ्रेंड ये जो युद्ध हुआ था बुंदेला द्वारा शाहजहां के समय हुआ था। तो फ्रेंड हम लोग जानेंगे शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। औरंगजेब का कौन कौन से उपाधि मिला था? तो आलमगीर का मिला था और जिंदा पीर का उपाधि मिला था। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ तो उस समय इरविन के समय में हुआ था। और कौन थे? तो सूर्य सेन थे उस समय। शारदा अधिनियम कब आया? 1930 में आया, उस समय भी लॉर्ड इरविन था। इसके बाद कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? तो उस समय भी लॉर्ड इरविन ही था। इसके बाद देखेंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय कौन था? तो लॉर्ड बिलिंगटन था। इसका राइट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? हकीम अजमल खान, हाजी शरियतुल्लाह, मजहरुल हक, खान अब्दुल गफ्फार खान? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मजहरुल हक। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि मजहरुल हक ने कौन सा पुस्तक या पत्र जारी किया था। आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। फ्रेंड खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ कहना नहीं है, बहुत ही हाईलाइट इससे प्रश्न बनता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पे बने रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा भी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 26 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। 34वें एनफील्ड से, 20वें एनफील्ड से, 24वें एनफील्ड से, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 20वें एनफील्ड से हुई थी शुरुआत। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, स्वामी विवेकानंद थे। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिनिक्स आश्रम का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। फ्रेंड और भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये सब कोई डिस्कशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन लोग का पुस्तक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और महात्मा गांधी द्वारा चुना गया था किसको? विनोबा भावे को चुना गया था। और महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया था।
इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 में शुरू किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका दूसरा चरण जो शुरू हुआ था जनवरी 1941 में हुआ था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे स्टेटमेंट है, ये देखिए इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ है, दूसरे सत्याग्रही ब्रह्म दत्त बने थे। तो फ्रेंड दूसरे सत्याग्रही ब्रह्म दत्त नहीं बने थे, दूसरे सत्याग्रही बने थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही बने थे ब्रह्म दत्त। ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर, मेजनी और मेटरनिक। तो फ्रेंड इटली के एकीकरण में कौन कौन से संबंधित थे? तो इटली के एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था 1878 के समय में, लगभग 1878 के समय में इटली का एकीकरण। तो फ्रेंड इटली का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था 1871 में। और इटली के एकीकरण में कौन कौन से साथ दिए थे? तो मेजनी भी दिए थे और काउंट काबूर भी दिए थे शायद। तो लेकिन इटली के एकीकरण का जनक अगर माना जाता है तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है, और गैरिबाल्डी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसलिए गैरिबाल्डी थे जो पेशे से नाविक थे, और इटली के एकीकरण का तलवार भी गैरिबाल्डी को कहा जाता था। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 30 को। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1920, 15 जनवरी 1919, 15 मार्च 1921। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। तो फ्रेंड राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन राष्ट्र संघ है जो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं रोक पाया, और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1942 ईस्वी में यूएनओ का नामकरण किया गया, और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। उस समय 51 देशों ने हस्ताक्षर करके यूएनओ की स्थापना किया था। तो फ्रेंड आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यूएनओ का नामकरण कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में यूएनओ का नामकरण किया गया था। फ्रेंड इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्रिटेन। यह चीज़ ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत, संघ और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संघ एवं पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 है, निरोध कानून उल्लेखित है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत? ये तो गलत। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 42 राज्यों को शक्ति प्रदान करता है कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग विकास के लिए, सहकारी समिति का उन्नयन, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं के तथा मातृत्व सुरक्षा सहायता का उपबंध। और इसके बाद है स्त्रियों व पुरुष के समान कार्यों के लिए समान वेतन। तो आर्टिकल 42 में तो ये नहीं है, ये गलत है। तो इसके बाद राइट आंसर होगा कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। राइट आंसर होगा फ्रेंड राइट आंसर होगा सी। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल का जो सलाहकार होता है कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। तो 35 के ए
राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो फ्रेंड राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होगा जो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होगा। फ्रेंड ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा, तो इतना ही करके अब छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में वीडियो को लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया फ्रेंड। तो इतना ही, जय हिंद।